गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, आ जाइए जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बहुत स्पीड से आ रहे हैं आप सभी। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग। हाँ गुड इवनिंग, आ जाइए, गुड इवनिंग जी। हाँ हाँ मुकेश जी गुड इवनिंग। हाँ मोहम्मद अरशाद जी गुड इवनिंग। हाँ प्रियंका जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिव कुमार जी गुड इवनिंग, डॉक्टर शहनाज जी गुड इवनिंग, पूनम जी गुड इवनिंग, कृष्णा जी गुड इवनिंग, राधे राधे, राकेश जी गुड इवनिंग। हाँ खुर्शीद जी गुड इवनिंग, डॉक्टर दिनेश गुड इवनिंग, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी नमस्कार। हाँ रोग जी गुड इवनिंग। हाँ ईशा जी गुड इवनिंग, सीमा जी राम राम जी। आप लोग बहुत जल्दी से बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग रेगुलर क्लासेस लेते हैं। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आप सब तुरंत आ जाते हैं। जनरल साइंस, एसएसबी, आयुर्वेदिक बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा जी इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए टेक्निकल टीम्स की तरफ से हमारे पास चीजें आती हैं और उसी हिसाब से हम आपको करवाते हैं, है ना। तो ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है, इसीलिए आपको करवाया जा रहा है, तभी आपको इसमें ऐड किया है। हाँ डॉक्टर सुरेंद्र जी गुड इवनिंग, नेहा जी गुड इवनिंग। अच्छा, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए कल जहां हमने छोड़ा था वहीं से सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम साउंड वाला चैप्टर कर रहे थे, वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी की? एक बार चेक कीजिए, क्लियर आ रही सभी को? कम आ रही है आवाज? ओके, एक मिनट रुकिए। अब देखिए, अब वॉइस वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ बिल्कुल, जीके भी कवर करवाएंगे आपको, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास जारी है। ऑल क्लियर है? ठीक है। कल जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हमने देखी, मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था कि जब हम साउंड वाला चैप्टर कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, तो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कल हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है, वो कैसे निकलती है। कि दो रेगुलर, ठीक है, या तो आपके संपीड़न हो या फिर उसमें क्या हो, क्रमागत क्या हो, आर को हमने वेवलेंथ जिसको बोला था, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हमने किससे निकाला था, जो डिस्टेंस निकालते हैं उसको वेवलेंथ बोला था हमने। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज ऐसा यूनिट का, फ्रीक्वेंसी हमने देखा था। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने बात की थी ना कि एकांक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार वो फ्रिक्वेंटली मूव कर पा रहा है, कंपन कितने दोलन कर पा रहे हैं, उसको हमने फ्रीक्वेंसी से बताया था। फिर आवर्तकाल को टाइम से बताया था। आवर्ती को कैसे निकाला था, आवर अपॉन टाइम। ये मैं इसलिए एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। लास्ट में फॉर्मूला वेग। हाँ वॉइस सही नहीं आ रही है रोहित जी, बाकी को क्लियर है? आप एक काम कीजिए, एक बार है ना रिमूव होकर के वापस से रिज्वाइन कीजिए एक बार, है ना। हाँ राधे राधे किशन कुमार जी। हाँ सर, आपकी वॉइस गूंज रही है, क्लियर नहीं आ रही। ओके सर, क्लियर नहीं है। अच्छा आवाज, साउंड क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट आप लोग रुकिए, मैं एक बार देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब एक बार देखिए, अब साउंड क्लियर आ रही है? अब साउंड क्लियर है? बहुत ही कम सुनाई दे रहा है। अब देखिए एक बार, अब साउंड क्लियर है? हाँ मुकेश जी ठीक है सर, क्लियर है वॉइस? ठीक है किसी कुमार जी, क्लियर आ रहा है ना? हाँ किसी को इश्यू थोड़ा आ रहा है? ऑल ओके? ओके ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब वेलोसिटी हम निकालेंगे तो वेलोसिटी के लिए जो हमने किया था, लैम्डा, जब भी आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो लैम्डा इंटू स्मॉल वी, स्मॉल वी क्या था आपके पास, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। कल हमने इसे क्वेश्चंस भी किया था, है ना। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। कल मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे पूछा था ना कि जो हम ध्वनि की जो स्पीड देखेंगे किस में ज्यादा होगा, गैस में, लिक्विड में या सॉलिड में। तो देखिए जब हम बात करते हैं इसकी चाल की कि जो स्पीड है साउंड की वो अलग अलग
जो जैसे लिक्विड है, गैस है या फिर सॉलिड है, उसमें किस चीजों पे, हाँ डिपेंड है सॉलिड पे। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कल ही कि इसमें सॉलिड में ज्यादा होगा। देखिए दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो इलास्टिसिटी और दूसरा डेंसिटी। इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। तो इसीलिए जब हम गैसों की अपेक्षा द्रवों में देखते हैं तो प्रत्यास्थता अधिक होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। ठोसों में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी सॉलिड में है, इसीलिए इसकी स्पीड जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा उसकी तरंग दैर्ध्य, चाल समझ गए, वेलोसिटी, तरंग दैर्ध्य समझ गए। तरंग दैर्ध्य किसकी बात की थी हमने, तरंग दैर्ध्य में याद कीजिए, तरंग दैर्ध्य ये ऊपर ही पढ़ा था अभी यहाँ पे। तरंग दैर्ध्य ये देखिए वेवलेंथ, ठीक है। इन दोनों में तो चेंजेस होगा, लेकिन अगर आप आवर्ती की बात करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, हाँ अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी आवर्ती की बात करेंगे आप, तो वो नहीं बदलती है कभी भी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आवर्ती उसकी सेम ही रहेगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए भौतिक राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भौतिक राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ताप समान है तो ध्वनि की चाल पर दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो ध्यान रखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की जो चाल है वो लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसकी चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप बरसात के टाइम में देखते हैं, ठीक है, नमी युक्त जब वायु हो जाती है, ठीक है, तो घनत्व जो होता है वायु का, अगर आप घनत्व देखिए, डेंसिटी अगर आप देखेंगे, हाँ उससे कम होता है ना आर्द्र वायु से, शुष्क वायु से। तो होता है आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के टाइम पर, ठीक है, मौसम में जब आप सीटी बजाते हैं, कोई भी आवाज देते हैं तो दूर तक पहुंचती है, क्योंकि उसमें डेंसिटी का रोल आ गया, ठीक है, घनत्व तो उसका बढ़ा हुआ। माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तथा इसके विपरीत दिशा में घट जाती है। माध्यम मतलब जिधर की तरफ हम बढ़ाएंगे उधर इंक्रीज होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कम हो जाएगी। मेन कहने का मतलब है जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 0.61 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में है तीव्रता या इंटेंसिटी। आपने देखा होगा जब हम आवाज की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि तीव्र ध्वनि आ रही है, या फिर ये क्या है, लाउड वॉइस है, ठीक है, या फीबल है, कमजोर आवाज आ रही है, तो उसको कैसे आप पता लगाते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जिस तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी और लाउडनेस से हम ये देखते हैं कि आवाज जो है वो धीमी आ रही है, फीबल, ठीक है ना, धीमी के लिए, या फिर प्रबल है या लाउड है, ठीक है। इसको हम किससे नापते हैं, तीव्रता से, उसकी इंटेंसिटी से नापते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में कितनी ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा, साउंड क्या है, ऊर्जा का एक फॉर्म हमने पढ़ा था। तो एकांक क्षेत्रफल मतलब जो भी आपने एरिया लिया है उसमें से पर्टिकुलर टाइम में कितनी ऊर्जा निकल रही है। अगर साउंड ज्यादा निकल रही है तो ऊर्जा ज्यादा निकल रही है तो लाउड हो जाएगा, कम निकल रही है तो धीमी हो जाएगी या फीबल हो जाएगा, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी या जिसको हमने तीव्रता बोला था, इसका ऐसा ही मात्रक होता है माइक्रोवॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको बेल भी कहते हैं, ये ऐसा यूनिट है तीव्रता का, माइक्रोवॉट पर मीटर स्क्वायर या फिर बेल, ठीक है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं, और अगर बेल के आप 10 टुकड़े करेंगे, ठीक है, तो उसका जो 10वां भाग होगा उसे ही डेसिबल कहते हैं। बेल का 10वां भाग डेसिबल कहलाता है, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता किस किस पर डिपेंड करेगी कि किस कहां से आ रहा है। जैसे
आप एक बड़े से माइक में बोल रहे हैं या एक आप सिंगल आवाज में बोल रहे हैं, तो एक तो उसकी ध्वनि स्रोत की शक्ति कहां से आ रहा है, श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी कितनी है, भाई कितनी दूरी पे खड़े हैं उसी हिसाब से आवाज सुनाई देगा हमें, है ना। ये तो बेसिक चीजें हैं और छत फर्श और दीवारों पर होने वाले परावर्तन पर भी निर्भर करता है। इसमें मेन चीज इसकी ऐसा यूनिट ध्यान रखिएगा तीव्रता का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, हाँ ठीक है। अब हम आते हैं तारतम्यता पे, पिच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिच वाला पॉइंट, इसको भी अच्छे से देखते हैं। तारक तो मतलब ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि को आप कैसा देखते, कहते हैं ना इसकी आवाज मोटी है ना, या इसकी आवाज बहुत ही पतली है, तीक्ष्ण टाइप की है, ये कैसा होता है। जनरली वॉइस का आपने देखा होगा, वॉइस की जो आवाज होती है बहुत मोटी होती है, ठीक है। गर्ल्स का जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा तीक्ष्ण या स्ट्रेल टाइप का माना जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली किस चीज को बताता है, पिच को बताता है, तारकत्वता को बताता है। तारकत्व क्या है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाएगी, आवृत्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो ध्वनि है उसका तारकत्वता यानी पिच भी बढ़ता जाएगा। तो जो मेल्स होते हैं उनमें आवृत्ति जो होती है काफी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज काफी भारी या मोटी होती है, जबकि गर्ल्स के अंदर जो आवृत्ति है वो कम होती है, इसलिए जो आवाज होती है तीक्ष्ण या फिर श्रिल टाइप की होती है। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल सही भेजा है आपने। अब देखते हैं ये सारी चीजें उसी के बारे में बताई गई हैं, ठीक है। ध्वनि के तारकत्व का, ध्वनि की तीव्रता। अब ये देखिए तारकत्व जो है, हाँ जो हम पिच को देख रहे हैं उसका उसकी तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, उसकी तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता। जैसे ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए शेर जब दहाड़ता है, ठीक है ना, दहाड़ लगा रहा है तो उसकी देखिए एक तीव्र प्रबल ध्वनि है, लेकिन इसका तारक तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। आवाज तो बहुत तेज है, ठीक है, आवाज बहुत तेज मतलब उसका अगर हम देखें कि उसकी जो ध्वनि है वो तो बहुत प्रबल है, लेकिन जब आप उसके तारकत्वता की बात करेंगे, ठीक है, पिच की बात करेंगे तो वो बहुत ही कम होगी। यस, मच्छरों का भिनभिनाना, यार राकेश जी बिल्कुल सही है, ठीक है, मच्छरों की भिनभिनाहट भी इसका एक एग्जांपल है। अब देखिए क्वालिटी, देखिए इसमें मेन यही है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है जिसमें आप दो आवाजों में जो अंतर कर पाते हैं, जैसे आपके घरों में अलग अलग लोगों की आवाज है, उनको आप किस प्रकार अलग अलग करते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी के हिसाब से है कि उनकी जो साउंड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्वालिटी लेवल क्या है, ठीक है। कि अगर उनका समान तारक होता है, ठीक है, तो भी उनकी ध्वनियों में अंतर होता है, इसी अंतर को हम क्या किससे नापते हैं, उनकी क्वालिटी से नापते हैं। सिंपल सी बात है, साउंड में हर एक की साउंड में एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसके बेस पे हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो गुणता का मतलब यही है, इसमें कोई ज्यादा देखने वाली चीज है नहीं। अब हम इसमें एक और मिलते हैं, ठीक है, ये तो सोनाली वाला आ गया, ठीक है। हाँ, अब यहां से देखिए ध्वनि का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड जब टकरा के वापस आता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की हम बात करते हैं। तो ये देखिए प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ से परावर्तित, हाँ परावर्तित होता है, तथा परावर्तन के नियम वही नियम है। देखिए कि परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तथा आपतन तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच वाले कोण का मान समान होता है। वही आपतन कोण जितना होगा उतना ही उसका परावर्तन कोण होगा। आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, सेम वही का वही नियम है, ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं है। इको प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि जैसे आपने देखा होगा जब हम पहाड़ों पे या कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो हम जब बोलते हैं तो आवाज टकरा के वापस आती है, ठीक है, उसी ही क्या कहा जाता है, जब वो टकरा के वापस आई तो उसको क्या बोला जाता है, इको। अच्छा, इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। इसमें हाँ कोई भी खाली जगह है जहां पर वो क्या कर रहा है, टकराने के लिए उसको कोई भी माध्यम मिल रहा है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर जय श्री राम डॉक्टर मुंसाव जी, हाँ इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब आप ये इको बनेगा कहां, ठीक है, टकराने के लिए तो जैसे हम घर में भी बैठे हैं तो वहां पर भी ध्वनि हमारी दीवारों से टकरा रही है,
खाली कमरों में आवाज गूंज जाती है, जैसे भी आपने कहा सर आपकी आवाज गूंज रही है, ठीक है, लेकिन क्या हम उसको इको बोल सकते हैं? ये तभी संभव है जब, ये ध्यान रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि जो आपने बोला और जो टकरा के वापस आया, उनमें कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, डिफरेंस 0.1 सेकंड का होना चाहिए। आपतन मतलब इंसिडेंट, ठीक है ना, और वो आपतन और आपतित जो होता है वो इंसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है प्रगति जी। तो 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना जरूरी होता है, ठीक है। ध्वनि के बार बार परावर्तित होने के कारण हमें एक से अधिक, जैसे पहाड़ में आपने देखा होगा बार बार वो टकरा रहा है, क्यों? जैसे यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, लेकिन हमारे बोलने और टकराने के बीच में 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना जरूरी है। साथ ही साथ कम से कम जो न्यूनतम दूरी है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो 17 मीटर होना भी जरूरी होता है। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, किसके लिए? इको के लिए, ठीक है। इको के लिए 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए और न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल स्टेथोस्कोप से डॉक्टर जो सुनते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। शरीर के अंदर के जो मुख्य जैसे फेफड़े वगैरह से जो उत्पन्न जो ध्वनि वगैरह होती है उनको सुनने के काम में स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये 17 मीटर कैसा है उसको समझाया है, इसका कोई वैसा इश्यूज नहीं है। अब हम एक बार देखते हैं, अच्छा इसका उपयोग कहां कर सकते हैं इको का? तो देखिए इको का उपयोग जैसे एक लिख लेते हैं, यूजेस तो ठीक है, हाँ इतने ही, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज नोट कर लेते हैं इसमें, हाँ एक सुपर कर देते हैं। दो चीजें हमने देखी, 17 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरा 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, ठीक है, मूल ध्वनि और जो टकराकर ध्वनि आ रही है, प्रतिवर्तित ध्वनि, ठीक है। हाँ अब इसमें देखिए प्रतिध्वनि का उपयोग, इको का उपयोग कहां करते हैं? समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई और सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी नापने में किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर समुद्र की गहराई कैसे नापते हैं? तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही यहां से इन्होंने साउंड वेव्स भेजी, साउंड वेव्स मान लीजिए टकरा कर वापस उनके पास रिसीवर होता है, भेजा फिर टकरा के वहां पर आता है, तो वो उससे निकालते हैं कि कितना डिस्टेंस आया। अगर मान लीजिए डिस्टेंस आया 10 किलोमीटर, तो यहां से उसकी दूरी कितनी हो गई? सपोज है यहां से इंस्ट्रूमेंट से मैंने भेजा इको, ठीक है, और वो सरफेस से टकरा के वापस आया और उसका डिस्टेंस आया 10 किलोमीटर, तो यहां से समुद्र की दूरी कितनी है या गहराई कितनी है? फटाफट कोशिश कीजिए, हाँ कोशिश कीजिए। भाई यहां से भेजा, गहराई से टकरा के जब वापस आया तो रिसीव हुआ 10 किलोमीटर, हाँ तो गहराई कितनी है समुद्र की? यस, हाँ 10 नहीं 5, क्योंकि टकरा के वापस आने में 10 रहा है। नहीं समझे आप? यहां से इंस्ट्रूमेंट है, यहां से मैंने भेजा, वो समुद्र की गहराई से टकराया लास्ट पॉइंट से, वापस आया तो 10 किलोमीटर है, तो यहां से समुद्र की गहराई कितनी हुई? 5 ही तो हुई, 5 तो वापस आने में लगा ना उसको। क्लियर हो गया? 5 किलोमीटर, बाकी 5 किलोमीटर तो वापस आया है, तो यहां से समुद्र की गहराई कितनी है? 5 किलोमीटर, है ना? कंफ्यूज मत होइए। यस, ओके। नेक्स्ट अनुरणन देखिए, रिवर्बरेशंस। रिवर्बरेशन या अनुरणन क्या होता है? आप पिक्चर हॉल वगैरह में गए होंगे, हाँ बिल्कुल डॉक्टर रोहन साहब, पिक्चर हॉल्स में आपने देखा होगा दीवारों को जनरली इस तरह से पीछे की तरफ डिजाइन किया जाता है ताकि जो साउंड यहाँ पे लगाया रहता है तो साउंड यहाँ से जैसे ही जाता है तो बार बार टकराता है, इसलिए आवाज गूंजती है, ठीक है। तो रिवर्बरेशन का मतलब है बार बार उसको परावर्तित करना, साउंड को बार बार परावर्तित करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ राकेश जी बिल्कुल ठीक है। अब किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से क्या होती है? बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है। बार बार उनका क्या होगा? परावर्तन। आपको इसमें बस एक छोटा सा एग्जांपल ध्यान रखिएगा, पिक्चर हॉल, ठीक है। पिक्चर हॉल में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि बार बार वो ध्वनि टकराती रहती है और बार बार उसका परावर्तन होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुरणन या फिर रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ अब हम इसमें देखते हैं, ये इसी चीज को बार बार उन्होंने समझाया, लेकिन इसमें हाँ देखिए इसमें भी हम एक और चीज देखेंगे। अनुरण काल 0.8 सेकंड से अधिक है यदि किसी हॉल में, तो वक्ता द्वारा दिए जाने वाले भाषण के शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देते हैं।
तो अगर जो रिवर्बरेशन हो रहा है वो 0.8 सेकंड से अगर अधिक है तो फिर वो क्लियर सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो 0.8 सेकंड से अगर अधिक है तो वो क्लियर सुनाई नहीं देगा, ठीक है। और इसके लिए देखिए आप एग्जांपल ध्यान रखिए, व्याख्यान हॉल और सिनेमा हॉल, ठीक है। इनमें अनावश्यक अनुरण को रोकने के लिए हॉल की दीवारों को क्या करते हैं, रफ बनाई जाती है अथवा उन्हें मोटे पर्दे पोरस पर्दों से ढक देते हैं, ताकि ढकने से क्या होता है, रिवर्बरेशन, वो टकराकर वापस नहीं आता, उन छेदों में फंस जाता है जाकर के, ठीक है। तो उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। अब रेंज ऑफ हियरिंग देखिए, सुनने का, तो ध्वनि की आवृत्ति के अनुसार हम जो सुन सकते हैं उसकी रेंज आपको पता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20,000 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसको, देखिए, हाँ, ये है वे ध्वनि जिन्हें हम सुन सकते हैं वो कहां से कहां तक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। हाँ, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ये देखिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है, मतलब हमारे सुनने की जो क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से शुरू होती है और कहां तक जाती है, 20 किलो हर्ट्ज तक जाती है, ठीक है। निम्नतम तथा उच्चतम आवृत्तियों की सर्व सीमाएं कहलाती है, ठीक है। अब इंफ्रासोनिक साउंड्स, अब हम देखते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं और इनको स्पेशली, हाँ, हाँ, जैसे भूकंप वगैरह जो आते हैं ना, अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, उनमें इंफ्रासोनिक साउंड्स, जैसे बहुत बड़ा ये आया था, देखिए मुझे दिमाग से निकल रहा है, वहां पर जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जब ये देखिए सुनामी, यस सुनामी, हाँ। राकेश जी, ये अब हम जिस टॉपिक पे चल रहे हैं हम साउंड का लेवल देख रहे हैं, ठीक है। कौन सी साउंड सुनने योग्य है, कौन सी हम नहीं सुन सकते। तो ह्यूमन बीइंग्स 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। वो टॉपिक अनुसरण वाला क्लियर हो गया हमारा, उसका एग्जांपल था सिनेमा हॉल, ठीक है। या कोई भी जैसे जो हॉल वगैरह होते हैं जहां कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, उनकी दीवारें बनाई जाती ताकि बार बार आवाज टकरा के आती है, तो वहां माइक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर लगा भी लिया तो बहुत से लोग सुन सकते हैं उसको, है ना। ये अब हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की साउंड्स को हम कहां से कहां तक सुन सकते हैं। हाँ, मैं भी आ रहा हूं सुनामी की लहरों में, तो वहां पर क्या देखा गया कि सुनामी से कुछ टाइम पहले, ठीक है, कुछ घंटों पहले जो जानवर थे वो बुरी तरह परेशान थे और वो जंगलों से भाग रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इंफ्रासोनिक साउंड्स है उनको सुनने की क्षमता जानवरों में होती है, हम इंसानों में नहीं होती। तो इंफ्रासोनिक साउंड ध्यान रखिएगा जो 20 हर्ट्ज से कम है, और हमारी रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज के बाद शुरू होती है, 20 हर्ट्ज से पहले। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई भी ऐसी घटना है, कोई भी बुरा, गांव में आज भी कहते हैं कि जैसे कुत्ता रो रहा है या बिल्ली रो रही है तो घर में कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। एक्चुअली वो उसके पीछे साइंटिफिकल वे ये है कि वो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक का आप ध्यान रखिएगा, इंफ्रासाउंड जो होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है और इसको सुनने की क्षमता जानवरों में ही पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसीलिए इन्हें अपश्रव्य तरंगे या इंफ्रासाउंड्स बोला जाता है। ये भूकंप के समय, ज्वालामुखी विस्फोट के समय व्हेल, हाथी जैसे प्राणी भी इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा कुत्ते भी इसको सुन सकते हैं, कुत्ते बिल्ली इनको, है ना। अगला देखिए, पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड, जे वे ध्वनियां, अभी हमने देखा हमारी रेंज क्या थी, 20 हर्ट्ज से 20,000, ठीक है ना, यानी, ठीक है, हाँ 20। तो ये देखिए 20,000 हर्ट्ज से, या 20 किलो हर्ट्ज बोल दीजिए या 20,000 हर्ट्ज बोल दीजिए, से अधिक जिसको हम नहीं सुन सकते, उससे अधिक अगर होती है तो उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों को क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं, क्वार्ट्ज के क्रिस्टलों के कंपनों से इसको उत्पन्न करते हैं। इसको भी देखिए, ये जानवर भी सुन सकते हैं, कुत्ते जैसे कुछ प्राणी पक्षी की, ये सब सुन सकते हैं। चिकित्सा में अल्ट्रासाउंड का उपयोग आपको पता ही है, इसका प्रयोग ईसीजी के फॉर्म में किया, ईसीजी के रूप में किया जाता है। इसके अलावा पथरी वगैरह के इलाज भी आजकल इससे किया जाता है, ठीक है। गर्भकाल में भ्रूण की जांच करनी हो या शरीर में इंटरनली कुछ जांच करना हो तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। तो ये तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था साउंड का, जिसको आज हमने देखा और क्लियर किया, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखिएगा, इको
और रिब्रिवेशन जिसको पढ़ा हमने अनुरणन, ये दो टाइप में से क्वेश्चंस थोड़े पूछे जाते हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह में इनमें आपसे रेंज पूछ सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये इंफ्रासाउंड की रेंज कहां तक है, अभी मैंने बात किया 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। और पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड मतलब 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को भी एक बार लगेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है उसमें हमें कितनी चीजें समझ में। ये देखिए सबसे पहला, हाँ क्रूज मिसाइल, यस मनोज जी। शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारकत्व के लिए सही कथन। अभी हमने पढ़ा था कि जो शेर जब दहाड़ता है, साउंड निकालता है, रोरिंग जब करता है, तो उसमें क्या होता है, प्रबलता तो अधिक होती है लेकिन तारकत्वता क्या होती है, कम होती है। पिच जो होता है उसका वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण कैसे होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में ही आगे चलती है ना। हाँ लो पिच, यस डॉक्टर गुन साहब। अच्छा, ध्वनि का तारक तो किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर, तरंग धैर्य पर, वेग पर, एक तीव्रता पर। तो तारक तो हमने देखा था कि कितनी बार आवर्ती होगी, है ना, कितनी बार उसके, हाँ प्रबलता अधिक होती है लेकिन तारकत्वता कम होती है, यस। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे एक बार हूं कि ध्वनि का तारक तो किस पर निर्भर करेगा। तो हमने देखा था आवर्ती, जितनी ज्यादा अधिक आवर्ती होगी उसका तारक तो भी इतना ज्यादा होगा, तो आवर्ती हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, आवर्ती। अब ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन मुझे करके बताइए, अगर तरंग की चाल दे रखी है, चाल मतलब कैपिटल वी, तरंग धैर्य मतलब लैम्डा दे रखा है, और क्या पूछ रहा है आपसे, स्मॉल वी क्या होगा, फटाफट। इंग्लिश, अरे हाँ मानसी जी, हाँ मैं करता हूं आपको। एक्चुअली जो इसमें हमें वेलोसिटी दे रखी है, नेक्स्ट आपको वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर है, और हमें क्या निकालनी है, इसकी आवर्ती, फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसीज। हाँ मैंने आपको वैल्यूज लिखी है, आपको फॉर्मूला लिख के हाँ ट्रांसलेट कर दूं, ओके। आप देखिए इसमें a wave, speed of a wave is 350 meter per second and wavelength is 50 centimeter. Then find out the velocity of the wavelength. Frequency of the wavelength, wave. Find the frequency of the wave. Frequency कितनी होगी। अच्छा जनरली हम करते क्या है, मैं इसको एक बार सॉल्व भी करा देता हूं। देखिए हमने पढ़ा था कि कैपिटल वी जब हम निकालते हैं तो वो होता है लैम्डा इनटू स्मॉल वी, यही पढ़ा था हमने, है ना। तो उन्होंने कैपिटल वी तो दे दिया 350, हम गलतियां क्या करते हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए ये 50 है और ये स्मॉल वी निकाल रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो जब मैं स्मॉल वी निकालूंगा तो देखिए 350, ये 50 आ गया डिवाइड में, 350 by 50 काट दिया, 0 से 0, 5 7 जा 35, 7 आना चाहिए। अब 7 आना चाहिए लेकिन यहां पर तो सारे 100 में है, कहां गलती हो गई सर, फॉर डिस्टर्ब बट इंग्लिश की नोट्स का बोला था आपने। मैं आज ही है ना टेक्निकल टीम को वापस से बोलता हूं, है ना, एक्चुअली बुक्स आ चुकी हैं, मैं बोलता हूं आज पूरी कोशिश करेंगे इसलिए जी ना कि आपको प्रोवाइड कराई जाए, है ना। तो ये तो 7 ही आया, आंसर्स तो इनमें से कोई है ही नहीं, फिर कैसे हुआ ये। हाँ 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 डॉक्टर गोविंद जी ने पकड़ लिया। अब देखिए इधर ये मीटर पर सेकंड था और ये क्या था, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को भी तो मीटर में करोगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 100 से इसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो इसको 100 से ऐसे डिवाइड करना था, आई बात समझ में। तो ये जब डिवाइड में गया तो ये जो ऑन में 100 था ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये 7 इंटू 100 कितना हो गया, 700। तो वो मीटर, सेंटीमीटर जो था उसको मीटर में करना था, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो दोलन का हमने बात की थी, प्रति सेकंड जो दोलन होंगे या वाइब्रेशन जिनको कहते हैं आप, है ना, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो आवर्ती से करते हैं, है ना, आवर्ती बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दोलन मतलब कितनी बार वो मूव कर रहा है, मतलब कितना वाइब्रेशन हो रहा है उसके अंदर, उस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती डी। नेक्स्ट,
ध्वनि की वह विशेषता जिससे एक समान प्रबलता ध्वनि और पिच की दो ध्वनियों के बीच अंतर बताया जा सके। मतलब आप उसकी प्रबलता में और उसकी जो पिच है उन दोनों में अंतर बता सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। अभी हमने बात की थी कि ध्वनि में अगर मुझे अंतर निकालना है तो मैं क्या देखूंगा, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता। उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी से तो हम इन दोनों का अंतर कर सकते हैं, है ना। फिलिंग द ब्लैंक तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं को का पता लगाने में मदद करती हैं और साथ ही साथ चमगादड़ों को उनका खाना ढूंढने में भी मदद करती हैं। तो कौन सी होती हैं वो, हाँ पराश्रव्य, ठीक है वो, हाँ अल्ट्रासाउंड, यस अल्ट्रासोनिक साउंड्स, वो लोग पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं चमगादड़ रात को जब निकलते हैं, और वो जो टकरा के आती है ना, उससे वो उसको पता चलता है कि इसकी साइज कितनी बड़ी है। अगर बहुत ज्यादा बड़ी साइज है तो वहां से मूव कर जाएगा, छोटे मोटे आगे तो समझ जाता है कि खाने की चीज है, तो उस पर फिर वो अटैक करता है। ठीक है, तो चमगादड़ हमेशा ध्यान रखिएगा पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, हाँ जानवर सुन सकते हैं, हाँ बिल्कुल। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाएगा, भाई ध्वनि की के वेग से अधिक की चाल पे जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पराध्वनिक। ज्यादा है तो पराध्वनिक, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो हमने पहले देख लिया था इसमें, ठोस में, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। हाँ हाँ नेहा जी, पराध्वनिक, हाँ, और पराश्रविक में, एक्चुअली पराध्वनिक या पराश्रविक जो होते हैं उनको अल्ट्रासाउंड वर्ड ही बोला जाता है, ठीक है। तो आप, हाँ अल्ट्रासाउंड, हाँ एनिमल को सुन, हाँ इंफ्रासोनिक, मतलब जो 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, उनको इंफ्रासोनिक। अब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है उनको हम क्या बोल रहे थे, अल्ट्रासाउंड या पराध्वनिक, ठीक है नेहा जी। अगला, निम्नलिखित में से हमने देख लिया किस अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विलयन प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को किससे नापते हैं, तो हमने पहले ही पढ़ा था तरंग दैर्ध्य, है ना, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य से नापते हैं, वेवलेंथ से नापते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज अब ये हमने एक मिनट, ये हमने ध्वनि वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी देखे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि कई बार हम लोगों को क्लासेस में चीज देखनी पड़ती है, मैं कई बार नोट करता हूँ, आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बहुत सारी चीजें हैं, हम कर पाएंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। रियली में चलता है ना आप लोगों के साथ। आज मैं 1 या 2 मिनट बात करूंगा नेक्स्ट चैप्टर से पहले, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं, ठीक है। प्लीज क्लियर सेकंड एंड थर्ड, ओके प्रगति जी मैं वो भी क्लियर करवा, हाँ हाँ, ये कौन सा सही है सर, 7 का, अच्छा 7 का, हाँ इसका एक पराश्रव्य, एक मिनट, पराश्रव्य सी नंबर अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोगों ने एक चीज, हाँ डेली चलता है ना, चलता है बिल्कुल, कि यार इतनी सारी चीजें हैं, हम कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। मैं आप लोगों को कल तक का टाइम देता हूं ना, मैं बस एक क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं, इसका आंसर आप लोग समझ लीजिएगा, और मुझे कल, मैं बस एक लाइन में ही क्लियर करूंगा उसको, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। आपका जितना इंपॉर्टेंट टाइम है उससे इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। बस आप लोग मेरे एक क्वेश्चन का जवाब कल तक सोचिएगा। कभी आप लोगों ने गौर से सोचिएगा, क्योंकि इस मैं जो बता रहा हूं इसी प्रश्न में आप लोगों का सिलेक्शन होना या नहीं होना डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन सिर्फ, क्या कभी आप लोगों ने किसी अंधे व्यक्ति को, अंधे मतलब ब्लाइंड पीपल का देखा है एक्सीडेंट होते हुए, कहीं पढ़ा हो कहीं पर भी कि एक अंधा व्यक्ति जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाला उसको ठोक के चला गया, या गाड़ी वाले ने उसको वहीं पर मार दिया, क्या कभी सुना है? शायद नहीं। क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं सुना, इसका आंसर कल तक आप लोग सोचिए, कल हम बात करेंगे इसमें। इसी में आपके सक्सेस और अनसक्सेसफुल होने या नहीं होने के बीच का ये पूरी जो कहानी है वो इन दोनों के बीच में अटकी पड़ी है बस, ठीक है। हाँ, पराश्रव्य पराध्वनिक सेमी। अब हमें एक बार सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस पे आते हैं, सेकंड और थर्ड पे। हाँ, ध्वनि का जो संचरण होता है, जो ध्वनि जब मूवमेंट करती है आगे की तरफ जाती है, कुछ पूछिए, मैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि
कि जब भी कंफ्यूजन चले तो एक बार इसको जरूर सोचना है। तो मैं कल 1 मिनट जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं कल तक का आपको टाइम दे रहा हूं। मतलब सोचिएगा, ये बहुत सोचने की चीज है। आंसर नॉर्मल है, लेकिन अपने अंदर बहुत गहराई लेके बैठा हुआ है। ठीक है ना। थर्ड, तो ध्वनि का जो तारत्व है वो किस पर निर्भर करेगा? तो तारत्वता हमने देखी थी, जो पिच होता है वो किस पर डिपेंड करता है? उसके आवर्ती पर, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, वो कितनी बार फ्रीक्वेंसी कर रहा है, कितनी बार उसमें वाइब्रेशंस हो रहा है। हाँ, है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपके फिजिक्स का ही है। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, संतोष जी ने बिल्कुल सही लिखा है। एक्चुअली संतोष जी सारी चीजें हैं, मैंने इसलिए कल तक का बोला आपको। हाँ, प्रबलता मतलब लाउड, प्रगति प्रबलता यानी लाउड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं अब हम, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, करंट, ये आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी देखा होगा, तो जो आवेश होता है, 1 मिनट में बता देता हूं आपको। हम्म, हम्म, पहले तो, हाँ ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था चार्ट, जब इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे, हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस यस प्रीति जी, बिल्कुल। तो आवेश क्या होता है, आपने पॉजिटिव नेगेटिव देखा होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, इनको ही आवेश या चार्ज बोला जाता है। तो अलग अलग बॉडीज पे वो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव है, ले रहे हैं तो नेगेटिव है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है, बेसिक चीजें हैं। तो ये आवेश से रिलेटेड था, मतलब चार्ज। ठीक है, अब देखिए, इस पे सबसे पहले एक डफे ने कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को, एक साइंटिस्ट आए थे सबसे पहले। नाम बस हल्का सा ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं पिछले 8-10 सालों में देखूं तो मुश्किल से 1-2 एग्जाम में पूछा था, लेकिन फिर भी एक बार आप ध्यान रखिएगा। डफे ने सबसे पहले छड़ पर उत्पन्न जो आवेश था, जो चार्ज उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने विट्रियस बोला। फिर आए और अच्छा हाँ, और एवोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको रेजिनस नाम दिया था। ठीक है, मीन बाद में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, 1706 से 1790 ने विट्रियम के स्थान पर देखिए पॉजिटिव, और ये जो रेजोनेंस था, इसके स्थान पर नेगेटिव वर्ड का यूज किया था। ठीक है, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, ये किस्मत से ही बच गया था। इसने क्या किया, एक्चुअली इसने एक मेटल की पतंग बनाई और मेटल के धागे से उसको उड़ाया। और वो भी कब, जब बादल बहुत तगड़े थे, आसमान में बिजली चमक रही थी। लेकिन उसने एक प्लस पॉइंट किया कि उसको नीचे एक मेटल के से बांध करके, किसी जैसे लोहे के धागे, वो मान लीजिए लोहे का कुछ रॉड टाइप का था, बांध के जमीन में लगा दिया और उससे उड़ा रहा था। तो उसने देखा कि जब वो उड़ा रहा था, करंट जब बिजली जब निकली तो बिजली का झटका उसको हाथों में लगा। तो समझ गया कि चार्ज बॉडी, मेटल जो है वो चार्ज बॉडी को आगे से पीछे ले जा सकता है, पीछे से आगे ले जा सकता है, लेकिन वो वहीं चल जाता। लेकिन हुआ क्या कि उसने नीचे जमीन में जो डाल रखा था तो अर्थिंग हो गई, तो करंट सारा नीचे की तरफ चला गया। तो वहीं से उसके पास उसने इस चीज का चार्ज, जो हम चार्ज बॉडीज पढ़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिया। ठीक है, अब देखिए, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो है आई, ठीक है, आई करंट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर 1 सेकंड में, किसी भी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, मींस आवेश की प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा I इक्वल्स टू Q अपॉन T, Q यानी आवेश, ठीक है, जिसको कूलाम में लिखते हैं, T फॉर टाइम। ठीक है, तो विद्युत धारा को आप इंडिकेट किससे करते हैं, I से। बस ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल e, ये जो इलेक्ट्रॉन के लिए हम E यूज करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये नहीं दिख रहा है क्लियर, तो मैं आपको एक बार क्लियर करवा देता हूं। हाँ, ये स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का ध्यान रखिएगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में इसको बताया गया था। ठीक है, तो
धारा को मिली एम्पियर से अधिक मान में, वो सब तो ठीक है। आपको मेन चीज ये ध्यान रखिए, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। आई से हम करंट को, हाँ बिल्कुल 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 जी। तो विभव क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है जो एक आवेश को, आप ऐसे समझिए, एक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक विद्युत शक्तियों के विपरीत लाने में किया जाने वाला कार्य। पोटेंशियल जिसको हम V से लिखते हैं, ये क्या है, जैसे मान लीजिए अनंत से, बाहर से, ठीक है, यहां पर कोई चार्ज बॉडी है, उसको यहां से किसी चार्ज बॉडी के अंदर तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल से या विभव से हम इंडिकेट करते हैं। आपको सिंपल सा है, एक चीज करते चलना है। देखिए फिर वही चीज, हम कि मेन पॉइंट क्या है, हमने करंट पढ़ा, ठीक है, करंट का हमने ऐसा यूनिट देख लिया, मात्रक क्या है, एम्पियर, और उसके बाद हमने क्या देखा कि एम्पियर, सॉरी एक मिनट, विद्युत धारा हो गया, ठीक है, मात्रक एम्पियर देख लिया हमने। उसके बाद देखिए इसको जब हम करंट को नापते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, क्वेश्चन को बड़ा घुमा फिरा, एमीटर, ध्यान रखिएगा, ए से एम्पियर, ए से एमीटर। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है किसी भी परिपथ में। जैसे करंट हमें नापना है, आपके घरों में जो मीटर वगैरह लगते हैं करंट मेजर करने के, वो श्रेणी क्रम में लगते हैं, सीरीज फॉर्म, ठीक है, और उसके लिए क्या यूज हुआ, एमीटर। ये हो गया करंट। अब आ जाइए पोटेंशियल पे। पोटेंशियल का मतलब जब हम करंट को किसी बाहर से इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी पॉइंट तक लाते हैं तो जो हमें काम करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल, वी। इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम, वी से, ठीक है। हाँ देखिए, तो विद्युत क्षेत्र में कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैं वी ए से वी बी तक लेकर आ रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी ए से वी तक लाने के लिए W अपॉन क्यू, W यानी वर्क, ठीक है, और क्यू को यहां पर किससे इंडिकेट किया गया है, कूलम से, ठीक है। कूलम उसका ऐसा यूनिट हो गया, कितना कितना वर्क मुझे कितने आवेश को लाने में किया जा रहा है। वापस एक बार देख लेते हैं, देखिए ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे मैं वी ए से, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये ए, यहां से मुझे बी तक लाना है इसको, ठीक है, तो वी ए से बी तक लाने में कितना होगा, जो वर्क किया वो, और क्यू, क्यू यानी आवेश को दिखाता है, ठीक है। इसकी का वर्क जो होता है इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, और जो हमारे पास चार्ज है उसके लिए कूलम है। तो इसका मापन, और इसका मापन किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। इसको भी परिपथ में वोल्ट मीटर लगा करके नापा जाता है और इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। जबकि हमने जब धारा का देखा था, करंट का, तो उसमें एम्पियर था, एम्पियर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसमें वोल्ट मीटर है जिसको समानांतर क्रम में लगाएंगे, पैरेलल फॉर्म में लगाएंगे। आवेश यानी चार्ज है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। हाँ अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट, अब देखिए थ्योरी पे जाएंगे तो फिर वही है, बहुत सारी चीजें आएंगी। आप ऐसा समझिए, एक स्विच है, उस स्विच से लेकर के, स्विच को ऑन किया आपने, आपका पंखा चल गया, बंद किया पंखा बंद हो गया। तो स्विच से लेकर के पंखे तक जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, पंखे से वापस स्विच तक जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उनको मिला करके एक पथ बनता है, एक रास्ता बनता है, जिसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्लियर हुई बात, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। तो क्या क्या चीजें आएंगी उसमें, देखिए सबसे पहले ऊर्जा स्रोत, पावर का सोर्स, ठीक है, जैसे बैटरी हो गई, या आपके घर में करंट आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो एक तो ऊर्जा स्रोत, ठीक है। दूसरा परिपथ के तार, अब जैसे मान लीजिए आपके करंट आ रहा है, बाहर से आया, स्विच में गया, स्विच से आपके कहां चला जाएगा, पंखे तक, तो उसको कौन ले जाएगा, तार, है ना। एक मिनट और अच्छे से कर देते हैं। हाँ देखिए, पावर सोर्स ले लिया, बैटरी, सपोज दैट, देखिए ऐसे, ये बैटरी ले ली, ठीक है, इसमें ये स्विच लगा दिया, यहाँ पे बंद और खोलने के लिए स्विच लगा दिया, या आगे परिपथ में एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब हो गया, ये हो गया एक परिपथ कंप्लीट, ठीक है। हाँ विद्युत परिपथ, हाँ इलेक्ट्रिक सर्किट है ना राकेश जी, इलेक्ट्रिक सर्किट है ना।
तो इसमें सबसे पहले ऊर्जा, भाई करंट कहां से आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे सेल लगा दिया, सेल लगा रहेगा। फिर तार, ये जो जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तार जा रहे हैं, ठीक है। फिर लोड, जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे पंखा, बल्ब जो भी लगाया है, ये आपका लोड हो गया। फिर स्विच, यहां पर हमने स्विच लगा दिया। तो ये चार चीजें इसमें होती है, एक, दो, तीन और ये चौथा, ये तार। तो इनको मिला करके क्या बनाया जाता है, एक विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है। आप तो ऐसे ध्यान रखिए कि आपके घर में स्विच ऑन किया, पंखा चालू, स्विच बंद किया, पंखा बंद। तो स्विच से लेकर के पंखे के बीच में क्या क्या चीजें हैं, वो सब मिला करके एक विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो श्रृंखला परिपथ, सीरीज सर्किट, और या फिर समानांतर परिपथ, जिसको कहते हैं पैरेलल सर्किट। अब इन दोनों को भी हम एक बार समझ लेते हैं, और ये प्रश्न आया हुआ है, आप सभी थोड़ा सा मुझे क्लियर करके बताइएगा इसमें। सपोज दैट कि अगर ये आपके घर के अंदर वायरिंग है, ठीक है, ये सीरीज फॉर्म होता है, ठीक है, एक इसमें गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया, और पैरेलल में एक ही पॉइंट से निकलेगा यहां पर, जैसे ये सीरीज हो गया, ये यहां से गया, फिर ये ऐसे सीरीज ए और बी। अब मुझे ये बताइए, अच्छा श्रृंखला समझ गए, सीरीज मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। जबकि पैरेलल में क्या होगा, समानांतर में किसी दो पॉइंट के बीच में सारे आपस में जुड़े रहेंगे, है ना। तो अब मुझे बताइए, जो घरों में, हाँ राम राम अशोक कुमार जी, हमारे घरों में जो सर्किट बनाया जाता है, जो चीजें जोड़ी जाती हैं, वो सीरीज में जोड़ी जाती हैं या समानांतर में जोड़ी जाती है। जैसे आपकी टीवी, फ्रिज, ये सब जो लगा हुआ है, वो सीरीज फॉर्म में लगा हुआ है या पैरेलल फॉर्म में लगा हुआ है, समानांतर में लगा हुआ है या श्रेणी श्रृंखला पद में लगा हुआ है, किस फॉर्म में लगा हुआ है बताएं। सीरीज में, वेरी गुड खुशबू जी। और हाँ पैरेलल, रीजन भी होना चाहिए, कारण भी, हाँ कारण भी बताइए, हाँ डॉक्टर संतोष जी, पैरेलल, हाँ और सीरीज, यस, हाँ 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 हाँ। बहुत सिंपल सा, देखो मैंने आपको पहले भी कहा, साइंस में क्या है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कई क्वेश्चन को बस थोड़ा सा सोच करके उसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे कॉमन सेंस की बात है, मान लीजिए, एक मिनट के लिए मेरे लिए, ये आपकी फ्रिज है, ये टीवी है, और ये आपका फैन है, पंखा, ठीक है। अगर ये सीरीज फॉर्म में जुड़ा हुआ है, सपोज दैट अगर यहां से करंट गया, तो फ्रिज को, टीवी को, फैन को, सबको अलग अलग चाहिए ना। अगर मान लीजिए टीवी, फ्रिज है, अगर सीरीज में लगा हुआ है, तो सब करंट फ्रिज को ज्यादा चाहिए, टीवी को उससे थोड़ा कम, पंखे को बहुत ज्यादा। लेकिन देना, मान लीजिए 5 किलोवाट का कनेक्शन है, तो पूरा ही एक साथ जाएगा, तो ये तो सहन कर लेगा, इनका क्या, ये तो उड़ जाएंगे। और अगर ये उड़ गया तो यहां तक करंट ही नहीं पहुंचेगा। समझ में नहीं मेरी बात, हाँ हाँ, क्योंकि इसीलिए इसको पैरेलल में लगाते हैं, कि फ्रिज को जितना चाहिए ये फ्रिज ले लेगा, टीवी को जितना चाहिए टीवी ले लेगा। सपोज दैट ये खराब हो गया, तो ये दोनों चलते रहेंगे। हाँ सप्लाई सब में होगी, लेकिन पैरेलल फॉर्म में जितने भी सर्किट लगे होते हैं, वो पैरेलल फॉर्म में लगे होते हैं, समानांतर क्रम में लगे होते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, इसका ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट करना है आप लोगों को। ये जो चित्र है, इनको अच्छे से, डायग्राम्स को अच्छे से देखना है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, हाँ बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायग्राम बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। देख लेते हैं एक बार, देखिए अगर ये अकेला है तो प्लस और माइनस, अगर एक ही सेल को दिखाना है तो एक में दिखाना है, और बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो उसको देखिए ऐसे, बड़ा छोटा, फिर ऐसे छोटा, फिर ये बड़ा छोटा, मतलब 2-3 बार इसको दिखा दें, ठीक है। इसी के अलावा देखिए खुला, अगर ओपन है सर्किट, कुंजी जिसको स्विच कहते हैं, ओपन है तो इसको बीच में से खुला हुआ दिखा देंगे। बंद है तो देखिए ऐसे स्विच बंद है, बंद है तो इसके बीच में से पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। क्लोज्ड, स्विच क्लोज है, स्विच ओपन है, ठीक है। ओपन को बस ऐसे ऐसे दिखाना है, खुले। ऐसे तारों के जोड़ को हमेशा, कि तार जो है वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो उसको इस तरह से दिखाएंगे।
क्रॉस में अगर तार जुड़े हुए हैं तो उसको इस तरह से क्रॉस में दिखाएंगे। बिना संपर्क क्रॉसित तार, बिना संपर्क, बिना किसी टच के अगर हमें दिखाना है तो इस तरह से दिखाएंगे। विद्युत बल्ब इस तरह से। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, प्रतिरोध मींस रेजिस्टेंस को इस तरह से दिखाएंगे। देखिए धारा नियंत्रक, धारा मतलब समझ गए, करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इस तरह से दिखाएंगे। एमीटर, करंट को नापने वाले को ए से लिख दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर को जी से लिख दीजिएगा। फिर ऐसे ही वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी से। विद्युत चुंबक, चुंबक को इस तरह से दिखाना है। लोह क्रोड युक्त, अगर लोह से विद्युत चुंबक तो है तो देखिए पहले चुंबक बना दिया, फिर लोहे के लिए ऐसी लाइनिंग बना देंगे, ऐसी लाइनिंग बना दीजिएगा। ऐसे ट्रांसफार्मर के लिए ये है, परिवर्तित प्रतिरोध के लिए इस तरह से दिखाना है। खुला स्विच ऐसे, बंद स्विच ऐसे, प्रेरक ऐसा है, टैपिंग कुंजी ऐसी है। इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, उसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए ये दे दिया आपको डायग्राम बना करके, 4 ऑप्शन दे दिए कि खुला प्लग कुंजी है, तारों पे जोड़ है, बंद है या बिना क्रॉसिंग है, निम्न में से पहचानिए कौन सा है। तो कौन सा है तो उसमें हम टिक कर देंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे डायग्राम में आपको, उसमें से आपको देखना है। ठीक है, अच्छा ओम्स का रूल, ठीक है, इन्होंने 1895 में, हाँ प्रिकॉशंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, राजू जी रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, वो टॉपिक अभी आएगा, ओम नहीं बताया था उसको, हम ओम वाले में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 1895 आई गेस डेट जहां तक मुझे लग रहा है ये ठीक है। इन्होंने क्या किया, ओम्स ने 1895 में, ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस बी, इन दोनों को लेकर के इन्होंने प्रैक्टिकल किए कि अलग अलग करंट पर इन्होंने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस को देखा। तो इन्होंने देखा कि स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है। तो इससे इन्होंने एक चीज निकाली कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, कि जैसे जैसे आप V को बदलेंगे वैसे वैसे I भी बदलता रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया, यहां पर इस साइन को, प्रोपोर्शन को हटा के इक्वल करने के लिए यहां पर एक वर्ड यूज किया R। R को ही बोला गया रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, जो भी राजवीर जी ने पूछा है, तो प्रतिरोध को ही रेजिस्टेंस बोला और ये निकाला था ओम्स ने। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है, ऐसा यूनिट ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का R का M होता है। प्रतिरोध मतलब रुकावट, ऐसे समझिए, प्रतिरोध करना रुकावट करना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, इसमें देखिए यदि वोल्टा संवाद, ये सब आपके काम की छोड़िए सब, तो उन्होंने ये चीज बताई थी R। ठीक है, तो एक ओम के बारे में, और ये जो R है रेजिस्टेंस है, इसी का जो ऐसा यूनिट है उसको ओम से डिनोट किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ बस ये ध्यान रखिए, ओम को लिखते किससे हैं, इस तरह से देखिए, ओमेगा से, इस तरह से। ठीक है, और हाँ अच्छा, रेजिस्टेंस के बाद एक और चीज थी, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, और एक होती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को कैसे निकालते हैं वो देखिए। रेजिस्टिविटी के लिए क्या देखा गया, पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लिया, ओम ने रेजिस्टेंस निकाल दिया, प्रतिरोध निकाल दिया, उसका काम खत्म। ठीक है, अब आई रेजिस्टिविटी, उसको कैसे निकालें, तो उसको निकालने के लिए देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी पदार्थ की लेंथ, लंबाई से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, या लेंथ बढ़ेगी, हाँ ह्यूमिनिटी पावर, ओके, लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसका ए लेते हैं, ए का मतलब यहां पर है उसका एरिया, तो रेजिस्टिविटी जो है वो एरिया के हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब विलोमानुपाती। अपोन में है तो ऐसे समझ लीजिए, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो जब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम लेंगे तो देखिए इससे क्या बनेगा, L तो ऊपर और A नीचे, फिर वही इस साइन को हटाने के लिए उन्होंने एक इक्वल का साइन लगाया यहां पर, और यहां पर दिया रेजिस्टिविटी। ये जो रो, इसको रो बोलते हैं, तो रेजिस्टिविटी को रो या प्रतिरोधकता, या इंग्लिश में बोलेंगे रेजिस्टिविटी से डिनोट किया जाता है।
आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम रेजिस्टेंस को किसी की भी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और इन दोनों से ही हम किसको निकालते हैं, रेजिस्टिविटी को निकालते हैं। तो आज हमने दो चीजें, अच्छा रेजिस्टेंस का एक और छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का देख लीजिए, ओम मीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट नहीं दे रखी है इसमें, मैं लिखवा देता हूं आपको, इसकी ऐसा यूनिट ध्यान रखिएगा रेजिस्टिविटी की। रो, ये जो रो है प्रतिरोधकता, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं था। हाँ, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, साथ के साथ कल आपका जेनेटिक्स का एक चैप्टर है उसको भी कंप्लीट करेंगे। कल जनरल साइंस आपकी खत्म हो जाएगी। मैं फिर बता देता हूं, एक मिनट रिवाइज करवा देता हूं। टोटल 10 चैप्टर्स थे, लगभग 10 क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे। 10 में से 2 जो चैप्टर्स हैं वो आपके नॉर्मल जो आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है, लाइक बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, उनके अंदर क्या क्या काम होते हैं, साथ ही साथ कमियां, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन सी, तो आपका एक्स्ट्रा टाइम लेने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो कल एक जेनेटिक्स और एक फिजिक्स वाला चैप्टर्स को कल कंप्लीट करेंगे। इसकी टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी आपकी। हाँ, और राजस्थान जीके भी बहुत जल्दी शुरू हो रही है, नेक्स्ट वीक ही हम राजस्थान जीके भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बस लगे रहिए। और हाँ, मैंने जो आज एक आपको लाइन छोड़ी थी, कल 1 मिनट उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज एक बार सोचिएगा, उसी में सारा आंसर है आपकी सक्सेस का और अनसक्सेस का, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स, यस मेगा जी, यस। गुड नाइट, आप सभी आपका बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।